वेलकम टू एसटीआई गुरुकुलम ऑनलाइन स्टडी। हम लोग आज आधुनिक भारत के भाग 3 पे फोकस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि यूरोपीय कंपनियां क्रम वाइज क्रम भारत आती गई, जिसमें हमने देखा था अभी कि सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए, डच के बाद अंग्रेज भारत आए और अंग्रेजों के बाद डेनिश भारत आए और डेनिश के बाद फ्रांसीसी भारत आए। ये क्रम रहा है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार रिवाइज करिए, बार बार अपने आप आपका सिस्टमेटिक बैठ जाएगा, कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है आपको। फ्रांसीसी अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्यों इतना लेट हुआ फ्रांसीसी कंपनी को आने में, जबकि यूरोप में फ्रांसीसी प्रभुत्वशाली थे, फिर क्यों वह इतना देर लगाया आने में। तो कारण यह था कि यूरोप में जितनी भी कंपनियां भारत आई थी, वहां के व्यापारी इंटरेस्टेड थे पूर्वी देश की ओर व्यापार करने के लिए, और उन्होंने खुद अपना अपना संगठन या अपना एक छोटा सा कंपनी बनाने के इंटरेस्टेड थे। तब जाके बाद में सरकार ने कंपनी बनाई, या कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाती थी और उनको अथॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा दे दी जाती थी। जो फ्रांसीसी थे वो अमेरिका अन्य जगहों पर व्यस्त थे। जब देखा फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने देखा कि सारी यूरोपीय कंपनियां पूर्वी देशों की ओर बढ़ चुकी हैं, लेकिन फ्रांस का कोई प्रतिनिधित्व वहां नहीं है, तो फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने खुद जो है कंपनी का संगठन किया। ये हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कोई गवर्नमेंट थी जिसने अपनी पूर्वी देशों के लिए कंपनी बनाई, तो वो गवर्नमेंट थी फ्रांसीसी गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन है कि यहां पूछा जा सकता है कि जिस समय फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ या फ्रांसीसी कंपनी भारत आई, उस समय यहां का शासक कौन था। तो इस समय ये कई बार पूछा गया है। इस समय जो शासक था वह लुई 16वां था। लुई 16वां था। इसको आप रोमन में भी लिख सकते हैं 16। ऐसे कहीं लिखा आता है कि लुई 16। तो उस समय शासक था लुई 16वां। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट के सहयोग से कोलबर्ट ने सुझाव दिया राजा को, शासक को, कि हमें फ्रांसीसी कंपनी का भी निर्माण किया जाना चाहिए, और कोलबर्ट के सहयोग से कंपनी की स्थापना हुई। और कंपनी थी उसकी आपकी कंपनी द एंड ओरिएंटल। कंपनी का नाम था कंपनी द एंड ओरिएंटल। ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम था। ये फ्रांसीसी कंपनी का नाम था। इसको गठित किया गया था 1664 में, 1664 में गठित किया गया था। 1664 में गठित किया गया था। इससे पहले कि थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले जो सबसे पहले कंपनी आई थी वह थी हमारी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्योंकि इसके पीछे बैक में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले इसके पहले आई थी 1731 में आपकी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या डेन वालों की कंपनी थी। फ्रांसीसी कंपनी, ये फ्रांसीसी कंपनी है। उसके बाद डेन कंपनी, थोड़ा सा इससे पीछे चले। उसके बाद 1599 में अपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसके गठन का समय है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फ्रांसीसी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जो डेन कंपनी की थी, और 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इससे पहले यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड 1602। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ
नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और यह जो है आपकी डच कंपनी की थी, डच कंपनी थी। सीक्वेंस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी जो इधर से चलेंगे तो सबसे पहले डच कंपनी भारत आई थी और उसकी फैक्ट्री के उसके कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। उसके बाद 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1664 में कंपनी द एंड ओरिएंटल। यदि बनने का क्रम दिया जाए हम लोग तो ये चेंज हो जाएगा आपका। कंपनी बनने का क्रम आपसे पूछा जाए तो ये क्रम चेंज हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। 1599 और 1602 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। ये भारत में आने वाली कंपनियां स्टेब्लिश हुई थी यूरोप में, उनका क्रम है नीचे से ऊपर की। अब आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसीसियो ने अपनी कंपनी की स्थापना की। कंपनी चूंकि गवर्नमेंट ने स्थापना किया था, कंपनी की स्थापना के बाद फ्रांसीसी सबसे पहले मेडागास्कर पे आए। फ्रांसीसी कहां है सबसे पहले? मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी घाट की तरफ है। मैं आपको दिखा देता हूं। अफ्रीका आपका ये रहा, ये अफ्रीका है आपका, और यहां पर आपको दिख रहा होगा ये है आपका मेडागास्कर। ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका है। ये अंतरिक्ष जहां से उत्तमाशा अंतरिक्ष है, जहां से होते हुए यूरोपीय वासी आते थे। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले फ्रांसीसियों ने मेडागास्कर पर कब्जा किया, लेकिन वहां सफल नहीं हुए, और सफल ना होने से यह वापस चले गए। और फिर दूसरा इनका दल वहां से आया, वह था हमारा फ्रैंको केरो के नेतृत्व में। फ्रैंको केरो या इसी को फ्रैंको मार्टिन, यह नाम ज्यादा फेमस है। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में दूसरा दल आया और वह सीधा भारत आया, और भारत में आने के बाद 1667 भारत में आया। 1667 ईस्वी में आया था। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। 1667 ईस्वी में वह भारत आया था फ्रैंको मार्टिन, और 1668 एक साल बाद ही उसने पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली, पहली फैक्ट्री स्थापित की। और पहली फैक्ट्री कहीं और नहीं, सूरत में, जहां इस समय अंग्रेजों का प्रभुत्व था, सूरत में स्थापित की गई। तो फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में 1667 में भारत आए, और 1668 ईस्वी में 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1673 के आसपास जो है, के आसपास जो है, यहां पर 1673 में वेलिकोंडापुरम के सूबेदार थे। वेलिकोंडापुरम साउथ में है। वेलिकोंडापुरम के सूबेदार थे शेर खां लोदी। यहां के सूबेदार थे शेर खां लोदी। अब यहीं से फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू करेंगे। आपका जो है मार्टिन स्टार्ट करता है शेर खां लोदी से। उसने एक गांव लिया, एक छोटा सा गांव लिया, और उस छोटे से गांव में बस्ती बसाई। एक गांव लेकर बस्ती बसाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपनी बस्ती कहां बसाई, तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपनी बस्ती जो है वह वेलिकोंडपुरा का एक छोटा सा गांव था, उस गांव को ही पौंडीचेरी के नाम से जाना गया, जहां पर फ्रांसीसी अंतिम समय तक, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद ही पौंडीचेरी पर इनका अधिकार था, अंतिम समय तक फ्रांसीसी पौंडीचेरी में बने रहे। तो पौंडीचेरी में बना, और इसका चूंकि मार्टिन ने किया था तो मार्टिन को इसका प्रमुख बनाया गया। पौंडीचेरी का प्रमुख नियुक्त किया गया मार्टिन को।
अब आते हैं इसके बाद धीरे धीरे जो है 73 में हुआ पांडिचेरी का निर्माण हुआ, गांव को इन्होंने अपनी बस्ती बनाई। उसके बाद एक साल बाद 1674 में पांडिचेरी का प्रमुख जो है वो फ्रैंको मार्टिन को बना दिया गया, फ्रैंको मार्टिन को बना दिया गया। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने कई जगहों पे अपना अधिकार करने लगा, प्रभुत्व दिखाना शुरू कर दिए। उन जगहों को देखते हैं तो उसके बाद 1725 में माहे, उस समय यह माही था, आज यह माहे के नाम से, चूंकि पुडुचेरी का हिस्सा है इसलिए हमको जानना जरूरी है। सर आप याद रखें तब भी सही है, नहीं याद रखें तो कोई विवाद नहीं है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले को विशेष रूप से देखने की जरूरत है। उसके बाद जो है 1739 में कराईकल पर कब्जा किया, अभी मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा दूंगा लास्ट में। 1739 में इन्होंने कराईकल पे कब्जा किया, उस समय इसका नाम कारिकल था, आज इसका नाम कराईकल है। ठीक, आज ये माहे है और ये कराईकल है, ये आज के नाम है इनके, और ये पुराने नाम है। माही और कारिकल पे कब्जा किया, मॉरिशस पे कब्जा किया, और इन्होंने इन सभी का मुख्यालय बना दिया पांडिचेरी को। मुख्यालय, जो छोटी सी बस्ती ली गई थी उसको मुख्यालय बना दिया गया पांडिचेरी को। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पुर्तगालीज जो है गोवा तक सेंटर्ड हो गए थे, अंग्रेज जो है सूरत और बंगाल तक बहुत विस्तृत उनका एरिया था, और फ्रांसीसियो जो है वो पांडिचेरी तक सीमित रहे। उसके बाद अभी हम देखेंगे, पहले इन्होंने अपना विस्तार करेंगे, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद धीरे 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 इनका पतन होना शुरू हुआ, क्योंकि हमें पता है कि अंग्रेज शासन किए थे, फ्रांसीसी शासन भारत पे नहीं कर पाए थे। अब इसी के बीच में जो इंपॉर्टेंट है, और इसका महानिदेशक भी उसी को बनाया गया, जब मुख्यालय बना तो महानिदेशक भी बना कौन? फ्रैंको मार्टिन। महानिदेशक बन के आया कौन? फ्रैंको मार्टिन। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, जो फ्रांसीसी का मुख्य था, हम लोग कंपनी का नाम याद रखना है। पहली फैक्ट्री कहां लगी? आपकी पहली फैक्ट्री इनकी लगी कहां पर? हमारी सूरत में लगा है इन्होंने। और उसके बाद हमें याद रखना है कि पांडिचेरी पर इन्होंने अधिकार किया, उस समय फ्रैंको मार्टिन था। थोड़ा सा कंपनियों का हमने देखा था कि सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आप लोग, कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत आए थे, तो इन्होंने, पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री जो लगाई थी वह कोचीन में लगाई थी। इनकी फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री आपसे ज्यादा पूछा जाएगा, दूसरी तीसरी के बारे में ज्यादा, अंग्रेजों के दूसरी के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि एक अस्थायी था और एक स्थायी था। तो पहली फैक्ट्री लगी इनकी पुर्तगालियों को कोचीन में 1503 में। दूसरी कंपनी आई डचों ने अपना जो है स्थापित किया मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में जो 1605 ईस्वी में, जिस समय अकबर की भी मृत्यु हुई थी। उसके बाद तीसरा है अंग्रेज की पहली फैक्ट्री बात की जाए तो मसूलीपट्टनम ही है, मसूलीपट्टनम ही है। और इनका 1611 है। लेकिन यहीं पर यदि स्थायी फैक्ट्री की बात किया जाए तो वह सूरत में था 1613। अंग्रेजों के लिए दो याद रखना है, जनरली हमें पहला याद रखना मसूलीपट्टनम में था जो अस्थायी था, टेम्परेरी था। उसके बाद स्थायी फैक्ट्री स्थापित की गई सूरत में 1613 में। उसके बाद जो चौथी कंपनी आई थी वह डेन थी, और डेन ने ट्रांकेबोर, थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, ट्रांकेबोर में स्थापित किया, और ट्रांकेबोर में स्थापित किया 1620 ईस्वी में, 1620। उसका हमने अभी फ्रांसीसियों को देखा ही कि फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में 1668 में आपका इन्होंने सूरत में स्थापित किया फ्रांसीसी। ये हमारे प्रथम कंपनी, हमने बॉक्स में बनाना चाहे तो बनाकर लिख लीजिए, रख लीजिए आप, कि पुर्तगालियों ने कोचीन में 1503, डच ने मछलीपट्टनम 605, अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम 1611 और डेन जो है 1620 और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री प्रथम स्थापित की थी।
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसी, हमने देखा था मुख्यतः हम लोग कर्नाटक युद्ध पर फोकस होते हैं। कर्नाटक युद्ध बहुत ही फेमस रहा है क्योंकि यही जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पूछा जाता है। सीधा आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो कर्नाटक का युद्ध मुख्यतः फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। यह अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भिड़ते रहते थे। अब देखते हैं एक एक करके 3 युद्ध हुए कर्नाटक का, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध की बात हम जब करते हैं तो सबसे पहले हम कर्नाटक के युद्ध से पहले थोड़ा भारत का स्ट्रक्चर देखते हैं, जहां पर ये युद्ध कर्नाटक क्षेत्र था, जहां पे ये आए दिन भिड़ते रहते थे, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये दक्षिण भारत का मैप है हमारा। दक्षिण भारत में ये एरिया लगभग एग्जैक्ट नहीं है, कुछ पोर्शन ऐसे है। यह हमारा था हैदराबाद रियासत थी, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लीजिए, ठीक है। हैदराबाद रियासत थी और ये था कर्नाटक। अब जो है उस समय जो भारत में मुगल शासक थे, मुगल शासक के अधीन था हैदराबाद भी और कर्नाटक भी, लेकिन कर्नाटक अधीन था हैदराबाद के, क्योंकि यहां शासक होता था और यहां पर जो है नवाब होते थे। तो कर्नाटक हैदराबाद का जो निजाम था, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क, हैदराबाद की निजाम उल मुल्क, कहीं कहीं एक में मिलाकर निजामुल मुल्क, ठीक है। निजाम उल मुल्क जो है हैदराबाद का निजाम था, शासक था। इसने अपने को मुगल शासकों से अर्ध स्वतंत्र कर लिया था, मतलब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और हैदराबाद में वो अपनी चलाता था। क्योंकि अर्ध स्वतंत्र से मुगल के अधीन अभी भी था, लेकिन हैदराबाद में शासन चलता था निजाम का। और क्वेश्चन एक बनता है वनडे कंपटीशन में कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, तो हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने की थी। अब यहां पर निजामुल मुल्क जो है वो अर्ध स्वतंत्र शासक था, इसके अधीन आता था कर्नाटक का शासक, और कर्नाटक का उस समय नवाब था शहादत उल्ला खां। यहां का जो नवाब था वह था शहादत उल्ला खां। थोड़ा सा इसकी स्टोरी जाना, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होगा और इन्हीं विवादों में फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनी उलझ के रह जाएंगी और इन्हीं को लेकर के कर्नाटक के युद्ध होंगे। अब यहां पर जो कर्नाटक का नवाब था शहादत उल्ला खां और निजाम था हैदराबाद का निजामुल मुल्क, इसने जब देखा कि निजाम अर्ध स्वतंत्र शासन चला रहा है तो क्यों न मैं भी अपना उत्तराधिकारी खुद नियुक्त करूं, हम हैदराबाद की जरूरत नहीं है। और इसने जो है अपने बेटे दोस्त अली, इसका बेटा था दोस्त अली, इसको इसने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। मतलब कि जो नवाब को नियुक्त निजाम किया करता था वह नवाब अब उत्तराधिकारी पर हो गया। जो नवाब रहेगा उसका बेटा ही जो है उसका गद्दी पर बैठा कर्नाटक के नवाब के रूप में नियुक्त होगा। दोस्त अली को नियुक्त किया दोस्त, लेकिन दुर्भाग्य था इसका कि इसी समय जो है दोस्त अली की बात, इसी समय जो है मराठों ने इस पे आक्रमण कर दिया। मराठों का आक्रमण हो गया और मराठों के आक्रमण होते ही दोस्त अली को मार दिया गया। इसको मार दिया गया। मारा गया कौन? दोस्त अली। मतलब उसका शहादत उल्ला खां पहले जा चुके थे, उसके बेस्ट दोस्त अली जो है गद्दी पे बैठा नवाब बना और उसको भी मार दिया मराठों ने आक्रमण, एग्जैक्ट डेट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 1741 के आसपास, जरूरत नहीं है, 1741 के पास आक्रमण किया था, दोस्त अली को मार दिया। और चूंकि मराठा इधर थे, ये वाला क्षेत्र मराठों का था, मराठा युद्ध किए, कर्नाटक पे अटैक किए और अटैक करने का दोस्त अली को मार करके, और उसका एक दामाद था दोस्त अली का दामाद था, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम था चंदा साहब, और चंदा साहब को अपने साथ
उठा ले गए, बंदी बना करके ले गए। ये मोटा मोटा कर्नाटक का एक इतिहास था। जैसे ही मौका देखा हैदराबाद के निजाम ने कि मराठों ने आक्रमण किया है और नवाब के बेटे की हत्या कर दी गई है, और उसके बाद उसके दामाद को उठा करके ले गए मराठे, बंदी बना के ले गए, तो इसने तुरंत ही निजाम ने अपने करीबी अनवरुद्दीन, उसका करीबी था अनवरुद्दीन, इसको कर्नाटक का नवाब बना दिया, नवाब बना दिया। अपने करीबी जो है अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। अब ये आपस में इनका चलता रहा जब तक निजाम जिंदा रहा। 1748 तक निजाम जिंदा रहा, तब तक जो है अनवरुद्दीन जो है कर्नाटक का नवाब बना रहा और चंदा साहब मराठों के कैद में रहा। ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध में ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जन्म भारत में हुआ ही नहीं था। जैसे हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, ये आप याद रखिएगा क्योंकि इसी पे हमको आगे की ओर बढ़ना है। अब हम आगे देखते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ क्या। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में, ठीक है। सन आपसे पूछा है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जैसे मैचिंग करने के लिए जाता है कि निम्नलिखित युद्धों को क्रम से सजाइए, तो आपको याद रखना है कर्नाटक का युद्ध जो है 1746 ईस्वी में शुरू हुआ था। कारण क्या था, सबसे पहले कारण जानते हैं। किसी भी युद्ध का या किसी भी विवाद का कोई ना कोई कारण होता है, तो कारण जानते हैं। कारण भारत में था ही नहीं, कारण भारत में नहीं था, कारण था आपके यूरोप में, कारण था ऑस्ट्रिया को लेकर के, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री थी, उस समय एक जगह था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया और वहां पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश वहां भिड़ गए, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। और भारत में जैसे ही प्रभाव पड़ा, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रभाव पड़ा और दोनों तरफ से शुरुआत, कर्नाटक के प्रथम युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने किया था और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था बार्नेट, इसका लीडर था बार्नेट, जबकि फ्रांसीसियों का उस समय लीडर था डुप्ले। ये बहुत ही प्रभावशाली लीडर था। अभी देखेंगे फ्रांसीसी के प्रभुत्व स्थापित करने में सबसे बड़ा यदि किसी का रोल था तो वो था आपका डुप्ले। अभी जितने भी युद्ध हुए हैं सब में शामिल था हमारा डुप्ले। डुप्ले के भारत से लौटते ही फ्रांसीसी कंपनी का पतन शुरू हो गया। हम लोग आगे की ओर देखेंगे। कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था, जो यूरोप में था, भारत में कारण नहीं था। वहां के विवाद को लेकर के, जैसे होता है कि जब दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उस राज्य के दोनों राज्यों के बीच लोग कहीं भी रह रहे हो तो वो उस विवाद को वो अपने पे ले लेते हैं और आपस में भिड़ने लगते हैं। वही हुआ, यूरोप में विवाद चल रहा था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच, जिसको यहाँ के अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भी ले लिया और बर्नेट ने कुछ समुद्री जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया। डुप्ले के समुद्री जहाजों को कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेते ही डुप्ले ने कर्नाटक में ही लिया था, तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन थे भी बताया था, अनवरुद्दीन से रिक्वेस्ट किया कि अंग्रेजों को समझाएं, हमारे जो है जहाज वापस कर दे। अनवरुद्दीन बोले भी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी और कब्जे को जारी रखा। परिणाम आपको पता है कि गुहार लगाने के बाद ही इस डुप्ले, चूंकि डुप्ले के पास इतनी सेना नहीं थी और उससे पहले हम लोग मॉरिशस में, उससे पहले फ्रांसीसी मॉरिशस में भी अपना कब्जा करके रखे थे और वहां का जो गवर्नर था ला बुडोने, वहां का जो गवर्नर था उसका नाम था ला बुडोने।
ला बुडेनो के पास खबर भिजवाया डुप्ले ने और बोला कि जो है अंग्रेजों ने हमारे जहाजों को पकड़ लिया है। तो ला बुडेनो जो है बहुत ज्यादा संख्या में सैनिक लेकर के भारत पहुंचा और भारत पहुंचे ही जो सेंटर था मद्रास किसका, अंग्रेजों का, उस पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही उस पर कब्जा किया, लेकिन ला बुडेनो का विचार था अंग्रेजों से कुछ पैसे लेकर के और इनको दे देना, और वही किया। ला बुडेनो ने जो है 40,000 पाउंड के आसपास जो है दे करके अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। वह युद्ध जो है अंग्रेजों को जैसे ही वापस किया, डुप्ले ला बुडेनो वहां से निकल गया पैसा लेकर के, और ला बुडेनो ने तुरंत जो है मद्रास पर ट्रैक करके मद्रास पर कब्जा बना लिया। अब जैसे डुप्ले ने मद्रास पे कब्जा बनाया, तो अनुरुद्दीन जो कर्नाटक का गवर्नर था, वह जो है डुप्ले को बोला कि ये गलत बात है, तुम विवाद उत्पन्न कर रहे हो। तो डुप्ले ने बोला आप चिंता ना करें, मद्रास को बाद में मैं आपको सौंप दूंगा। लेकिन चूंकि ये राजनीति खेल रहे थे डुप्ले, और राजनीति के कारण इसको भाप गया अनुरुद्दीन, और अनुरुद्दीन कर्नाटक की सेना और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जो है आपके जिसको बोला जाता है एला, बाद में इसमें जो है सन थ्योमई का युद्ध हुआ था अनुरुद्दीन और फ्रांसीसियों के बीच में 1748 में। उसके बाद ही जो है संधि हुई, और संधि से अंग्रेज और फ्रांसीसियों की जो संधि, उसको आगे की ओर देखते हैं हम लोग। मोटा मोटी आपके माइंड में कहानी बैठा होना चाहिए, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक परिणामतः इसका जो है संधि हुई ए ला शापेल की संधि, ए ला शापेल की संधि। यह संधि भी यूरोप में हुई, भारत में नहीं हुई। वहां की कंपनियों में जैसे ही समझौता हुआ, यहां भी मामला शांत हो गया। अब हम देखते हैं लाप्ले की संधि 1748 में हुआ, और 1748 में होते ही मद्रास जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, मद्रास को अंग्रेजों को दे दिया गया। किसको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया संधि के। और फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुईबर्ग जगह थी, लुईबर्ग मिली। लुईबर्ग अमेरिका में था, वहां भी विवाद लेकर चल रहा था। तो लुईबर्ग जो है अमेरिका में, वो मिला किसको, फ्रांसीसियों को। अब जो है यहां पर समझौता हो गया, और इनको उन्होंने जो है, यह जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ। कोई भी हारा नहीं, कोई भी जीता नहीं। फ्रांसीसियों को था प्रभुत्व नजर आया था, अंग्रेज भिड़े भी थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है वह 1749 से शुरू हुआ था और 54 तक गया, 1754 तक गया। 1749 से स्टार्ट हो गया, 1754 ईस्वी तक गया कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ, इसकी भी एक लंबी कहानी है, तो उसको शॉर्ट में कोशिश करते हैं लोग समझने का। हुआ क्या था कि उधर जो है हम लोग जैसे देखे थे कि यहां हैदराबाद का जो निजाम था, उसकी 1748 में मृत्यु हो गई। किसकी, निजाम की। शॉर्ट में देखते हैं, निजाम की मृत्यु हुई 1748 में। जैसे निजाम की मृत्यु होती है, तैसे ही जो है उस समय एक तो घटना यहां हुई, निजाम की मृत्यु हुई। दूसरी घटना होती है कि जो मराठे चंदा साहब को बंदी बना कर ले गए थे, तो चंदा साहब को स्वतंत्र कर दिया गया। चंदा साहब को स्वतंत्र कर दिया गया। चंदा साहब जैसे स्वतंत्र हुए, वो अनुरुद्दीन के खिलाफ जाएंगे तुरंत। और यहां निजाम की जैसे मृत्यु हुई, इनका बेटा था, उसको उत्तराधिकार मिला। निजाम ने उसको उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक। उसका नाम नासिर जंग इसका बेटा था, जो इसका उत्तराधिकारी बना। लेकिन निजाम का भांजा था मुजफ्फर जंग।
आपको ज्यादा नाम याद करने में परेशान नहीं होना है, मोटा मोटी हम लोग ब्रिटिश और फ्रांसीसी पे आ जाएंगे। नासिर जंग बेटा था, स्टोरी सुनते जाइए। नासिर जंग बेटा था, उसके बाद इसका भांजा था। इन दोनों के बीच हैदराबाद को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। नासिर जंग को उत्तराधिकारी बना दिया गया, हैदराबाद का निजाम बना दिया गया, जबकि मुजफ्फर जंग ने उसकी डिमांड की कि मुझे जो है मुझे निजाम बनाया जाए। इधर जो है चंदा साहब आ गए थे, और चंदा साहब ने क्या किया था, चंदा साहब जो है वो अनरुद्दीन के विरुद्ध खड़े हुए थे। इधर दो व्यक्ति थे, एक तो चंदा साहब और दूसरे जो थे हमारे वो अनरुद्दीन। दो इधर थे, इधर भी दो हुए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब क्या हुआ, चूंकि फ्रांसीसी जो थे वह फ्रांसीसियों ने क्या किया कि राजनीति खेलना, डुप्ले उस समय था, डुप्ले राजनीति खेल गया, और राजनीति खेल करके यहां से उसने मुजफ्फर जंग को बोला कि मैं तुम्हें शासक निजाम बनाऊंगा। मुजफ्फर जंग का साथ दिया और बोला मैं तुम्हें शासक बनाऊंगा। कौन? फ्रांसीसी डुप्ले। अब जायज बात थी कि यहां जो है मुजफ्फर जंग को सहयोग किया, तो यहां चंदा साहब का सहयोग किया कि मैं आपको शासक बनाऊंगा। फ्रांसीसियों ने सहयोग किया दोनों तरफ से, जो है चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, दोनों का सहयोग किया, और यहां पर बोला कि हम आपकी सेना सपोर्ट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपको हम जो निजाम बनाएंगे और आपको कर्नाटक का नवाब बनाएंगे। यही कारण था कि आज अंग्रेजों ने अनरुद्दीन का साथ दिया और अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया। इसको आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पता चलेगा क्लियर। आगे स्टोरी में क्या होता है कि संयुक्त सेना फ्रांसीसी आपकी अनरुद्दीन की हत्या हो, आपका इधर से हमारा था फ्रांसीसी प्लस मुजफ्फर जंग प्लस आपका चंदा साहब, इन तीनों की संयुक्त सेना जो है वह कर्नाटक पे सबसे पहले अटैक करती है। कर्नाटक पर आक्रमण करती है, और वह डेट था आपका 1749। शुरू हो गया यहां से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। 1749 में कर्नाटक आक्रमण करते हैं और अनरुद्दीन की हत्या करके अनरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है, और उसका जो बेटा था अनरुद्दीन का, जिसका नाम था आपका मोहम्मद अली, नाम बहुत ज्यादा है, आप कंफ्यूज ना हो, मोहम्मद अली था। मोहम्मद अली जो है वह भाग करके त्रिचनापल्ली में भाग जाता है। त्रिचनापल्ली में भाग जाता है और वहां के किले में भाग करके त्रिचनापल्ली के किले में चला जाता है। अब चूंकि पहले से क्लियर था कि यदि कर्नाटक पे अधिकार किया जाता है तो चंदा साहब को वहां नवाब बनाया जाएगा, चंदा साहब को नवाब घोषित कर दिया जाता है, लेकिन चंदा साहब उसके बेटे मोहम्मद अली के पीछे पीछे त्रिचनापल्ली में चले जाते हैं, और इनका जो है कर्नाटक का की राजधानी बनती है आपकी अर्काट। अर्काट को राजधानी बना करके और त्रिचनापल्ली का घेरा डाल देता है चंदा साहब कि अब हम यहां से किसी को जाने, जब तक ये मोहम्मद अली बाहर नहीं गिरे हम इसको यहां से छोड़ेंगे नहीं। त्रिचनापल्ली का घेरा डाल देता है। उसके बाद जो है आपके इस खुशी में, चूंकि ये फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग चंदा साहब की सेनाएं जीत चुकी होती हैं, तो इस खुशी में चंदा साहब जो है फ्रांसीसियों को 40 गांव देते हैं। पैसे तो देते ही देते, हर बार जब ये अंग्रेज या फ्रांसीसी किसी शासक का सहयोग करते हैं उसके बदले में ढेरों सारे पैसे लेते हैं। तो गांव मिलता है, वो गांव कहीं और नहीं, पांडिचेरी के आसपास ही मिलता है। अब पांडिचेरी छोटा क्षेत्र नहीं रह जाता है, वो बड़ा क्षेत्र हो जाता है, और वहां 40 गांव और उसमें जुड़ जाते हैं। जो एक गांव था वो 40 गांव में विस्तृत हो जाता है। उसके बाद जो है अंग्रेज
जब देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है फ्रांसीसियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, अंग्रेज अभी तक शांत होते हैं। अब उसके बाद जो है सबसे पहले अंग्रेजों ने देखा कि कर्नाटक पर आक्रमण करने की सोचते हैं। कर्नाटक पर आक्रमण, कर्नाटक पर आक्रमण करते हैं अंग्रेज, लेकिन इनके साथ कौन होता है? इनके साथ होता है आपका, इधर से आपका नासिर जंग था, जो नासिर जंग जो हमारा क्या था, हैदराबाद का निजाम जिसको नियुक्त किया गया था उसको, और प्लस अंग्रेजी सेना जो है कर्नाटक पे अटैक करती हैं और कर्नाटक पे अटैक करके कर्नाटक को जीत लेते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन बीच में ही एक घटना घट जाती है, नासिर जंग की सेना विद्रोह कर देती है और विद्रोह में यह खुद मारा जाता है। जो नवाब था, वह जो निजाम था वही मारा जाता है और उसकी सेना जैसे ही विद्रोह करती है, डुप्ले बैठ तुरंत क्या करता है, डुप्ले जो है वह जो उसका भांजा था मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित कर देता है, सॉरी मुजफ्फर जंग को निजाम घोषित कर देता है। अब बेटे की जगह बैठ गया, भांजा बैठ गया मुजफ्फर जंग, और जैसे ही घोषित करता है जो पूरी सेना से जंग की थी वो इधर की ओर आ जाती, क्योंकि तो निजाम के अधीन थी। और इस प्रकार जो है फ्रांसीसी डुप्ले की चालाकी के द्वारा कर्नाटक की इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की परास्ती होती है। और उसके बाद, लेकिन इसी समय जब डुप्ले जो है मुजफ्फर जंग चूंकि पांडिचेरी में रहता है, वहां से इसको भेजते हैं दिल्ली के तरफ से भेजते हैं, लेकिन इसकी भी हत्या हो जाती है, रास्ते में हत्या कर दी जाती है। माना जाता है कि पठानों ने किया था, पठानों के द्वारा इसकी हत्या हो जाती है। एक इसके साथ था बुस्सी, इसको ले जा रहा था बुस्सी। यह बुस्सी बाद में भी हैदराबाद निजाम के साथ बना रहा, समझौता होने के बाद भी डुप्ले। अब ऐसी बीच के बीच में एक और घटना घटती है, वह यह होती है कि एक क्लर्क होता है, अंग्रेज क्लर्क क्लाइव, जो बाद में लॉर्ड क्लाइव के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस होता है, क्लर्क होता है। यह अंग्रेजों को सुझाव देता है कि यदि तिरुचिरापल्ली पर घेरा डालकर रखा हुआ है कौन, चंदा साहब, यदि हम अर्काट पर युद्ध करें तो चंदा साहब वहां से हटेगा, और चंदा साहब जैसे ही वहां से हटता है तो मोहम्मद अली को वहां से स्वतंत्र करा करके नवाब बनाया जा सकता है। इसके सुझाव को माना जाता है, और मानते ही जो है अंग्रेज जो है वही होता है आपका जो है तिरुचिरापल्ली छोड़ करके चंदा साहब अर्काट को बचाने के लिए आते हैं, और वहां से मोहम्मद अली को उठा करके बना दिया जाता है कर्नाटक का नवाब। अब ये बीच चलता ही जाता है। इसी बीच जो है आपका डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नमेंट वापस बुला लेती है, फ्रांसीसी गवर्नमेंट को लगता है कि डुप्ले के कारण वहां पर विवाद उत्पन्न हो रहा है भारत में, और व्यापार में हो सकता है घाटा हो रहा है, क्योंकि डुप्ले प्रभुत्व अपना स्थापित कर रहा था। और जैसे ही बुलाया जाता है तो इसकी जगह पर गोडेहू आता है, और गोडेहू जो है वह पांडिचेरी की संधि के द्वारा इसको समाप्त कर देता है। अंग्रेजों से संधि कर लेता है, और गोडेहू की संधि करते ही ये सारी संगति, तो पांडिचेरी की संधि होती है कि संधि से युद्ध समाप्त होता है। अब थोड़ा सा संधि के बारे में जानते हैं। पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध को समाप्त तो कर देती है, लेकिन इसी बीच में जो है इनको निर्णय लिया था, दोनों निर्णय लेते हैं कि राजाओं के द्वारा दी गई उपाधियां
या कोई भी राज्य के द्वारा सहयोग हम नहीं करेंगे और किसी भी शासक का सहयोग हम सेना से नहीं करेंगे। ये सारे समझौते इसमें होते हैं कि अब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने व्यापार पर ध्यान देंगे, राजाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारा बवाल हुआ और उथल पुथल में ये दोनों कहीं ना कहीं उलझे रहे और इनसे इनका व्यापार प्रभावित हुआ। नो डाउट बहुत ज्यादा चीजें मिलती भी थी इनको, लेकिन प्रभावित हुए। अब आगे की ओर देखते हैं कि ये यहीं समाप्त हो गया। उसके बाद कर्नाटक का तृतीय युद्ध शुरू होता है। यह अभी कहा जाए कि निर्णायक युद्ध नहीं था, मतलब कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध दोनों निर्णायक नहीं था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है वो निर्णायक साबित हुआ। उसको देखते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखते हैं। तृतीय युद्ध जो है वह 1756 में हुआ था। 1756 से स्टार्ट हुआ और 1763 तक चला, 1763 तक चला। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, चूंकि यह भी इसका भी कारण भारत में नहीं था, पहला और दूसरे का कारण जो है यूरोप में था। कारण भी यह हुआ था कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया। वहां युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर यहां पे अभी चूंकि जो पांडिचेरी की संधि थी उस पर मोहर नहीं लगी थी गवर्नमेंट की, वहां यूरोप में फ्रांस और ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोहर नहीं लगी थी। फिर ये आपस में भिड़ गए और भिड़ने के बाद परिणाम था भारत में आपस में भिड़ना शुरू कर दी। परिणाम क्या निकला? वहां के युद्ध से यहां जो है ये आपस में भिड़ गए, आपस में भिड़े दोनों तरफ आपका। लेकिन इसका निर्णायक युद्ध हुआ वांडीवास का युद्ध। हर जगह भिड़ते रहते थे, निर्णायक युद्ध बोला जाता है वांडीवास का युद्ध। यह एक बार पूछा गया, इसलिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? यह 1700 आपके 60 में हुआ था। 1756 से भिड़ना शुरू कर दिए, जहां मिलते थे वहीं भिड़ जाते थे। जिस कभी मद्रास में, कभी आपका जो है सूरत में भिड़ते रहते थे। लेकिन वांडीवास का जो युद्ध हुआ वह निर्णायक युद्ध हुआ। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की सेना में जो था, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था आपका काउंट लाली। काउंट लाली को भेजा गया था। सभी सैनिक और असैनिक जितने भी थे उनका एक अधिकारी बना करके भेजा गया था। तो फ्रांसीसियों का नेतृत्व कर रहा था आपका काउंट लाली। और अंग्रेज जो है, फ्रांसीसी इसमें पराजित होते हैं, पराजित फ्रांसीसी होते हैं और अंग्रेज विजयी होते हैं। और अंग्रेज जो है 1761 में कहां अधिकार कर लेते हैं? पांडिचेरी, जो मुख्यालय था फ्रांसीसियों का, पांडिचेरी पर अधिकार कर लेते हैं। अब यहां अंग्रेज पूरी तरह से कहा जाए कि भारत पे शासन प्रभुत्व स्थापित कर चुके थे। फ्रांसीसी क्योंकि क्षति हुई थी, लेकिन अचानक जो है वहां पर युद्ध समाप्त हो जाता है यूरोप में और पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की संधि होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। इसका समापन होता है पेरिस की संधि से। फ्रांस की राजधानी है आज, पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त होता है और 1763 में यह संधि हुई थी। 1763 में इसकी संधि होती है और फ्रांसीसी अब सिर्फ इस संधि में निर्णय ले जाता है कि निर्णय यह कि फ्रांसीसी अब सिर्फ व्यापार करेंगे, किलेबंदी नहीं कर सकते, केवल व्यापारी बन के रह गए फ्रांसीसी। और एक और जानना जरूरी है, 1769 में 1769 में फ्रांसीसी कंपनी जो थी उसका भी अंत हो जाता है।
फ्रांसीसी कंपनी का अंत होता है। फ्रांसीसी कंपनी का अंत, फ्रांसीसी कंपनी का अंत 1769 में हो जाता है। उसके बाद जो है पेरिस की संधि से ही फ्रांसीसी कंपनी यहां से लगभग समाप्त हो जाती है। व्यापारी तो रहते हैं ये, लेकिन अब शासक के रूप में या बीच में प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश नहीं करते हैं। अंग्रेज का एक प्रभुत्व शासन यहां चलता है। उसके बाद जो है अब 2-3 चीजें हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं पौंडीचेरी के बारे में। क्लोजिंग है इसका। कर्नाटक का तृतीय, आपसे पूछा है कि कौन सा निर्णायक युद्ध था। कर्नाटक का तृतीय था वांडीवास का युद्ध जिसमें हुआ था, और उसमें अंग्रेज जो है विजयी हुए और फ्रांसीसी पराजित हुए। थोड़ा सा पौंडीचेरी को लेकर के, पौंडीचेरी जो है सबसे पहले जानिए कि आज पौंडीचेरी का नाम पौंडीचेरी नहीं है। पौंडीचेरी जो है बन चुका है पुदुचेरी। 2006 में इसका नाम बदल गया। ठीक है। उसके बाद यह जो है 1 नवंबर 1954 को भारत में मिला दिया गया था। भारत में मिला दिया गया था 1954 में भारत में मिला दिया गया था। 1 नवंबर 1954 को मिला दिया गया था। ठीक है, याद रखना जरूरी है। और पौंडीचेरी, जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो पौंडीचेरी एक राज्यों में नहीं है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है। एक पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश में है, एक पौंडीचेरी आपकी जो है तमिलनाडु में है, और एक वहीं से 150 किलोमीटर पे है और तमिलनाडु में ही है, तमिलनाडु में है, और एक जो है पौंडीचेरी वह केरल में है। 3 राज्यों में यह केंद्र शासित प्रदेश है। यहां जो आंध्र प्रदेश में है वह आपका यमन है, यह पुदुचेरी है, और यह जो है कराईकल है, कराईकल, और यह जो है वो माहे है। आज क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों तक फैला हुआ है, तो वह है हमारा पुदुचेरी, या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में फैला हुआ है। 4 जिले हैं इसके, यमन, पुदुचेरी, कराईकल और माहे। ये 4 जिले भी हैं इसके। पुदुचेरी के बारे में इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। उसके बाद थोड़ा सा हैदराबाद को देख लिया जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि हैदराबाद की स्थापना जो है, हैदराबाद नगर को बसाने का काम किया था निजामुल मुल्क ने। हैदराबाद की स्थापना की थी और इसको 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन अपोलो, यह एक सैनिक कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई। ऑपरेशन अपोलो के द्वारा सेना भेज करके, उस समय गृह मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने सैन्य भेज करके और निजाम से हैदराबाद को भारत में मिलाया। 18 सितंबर 1948, याद रखिएगा 1948। मैंने बताया था कि लगभग 500 प्लस जो है वह रियासतें रह गई थी। उन रियासतों में 3 रियासतें मेन थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र। तो हैदराबाद को जो है वह सेना भेज करके हमें जो है हैदराबाद को भारत में मिलाना पड़ा, क्योंकि निजाम नहीं चाहता था, निजाम है जो है वो पाकिस्तान से भी मदद मांग चुका था, तो निजाम नहीं चाहता था कि वो भारत में शामिल हो। तो 1948 में हमने इसको ऑपरेशन अपोलो के द्वारा, अपोलो इसका नाम इसलिए पड़ा था कि उस समय विश्व में सबसे ज्यादा अपोलो ग्राउंड कहां थे, हैदराबाद में थे। लगभग 17 बताए जाते हैं, 17 अपोलो ग्राउंड हैदराबाद में थे, इसलिए इसको ऑपरेशन अपोलो रखा गया था। हैदराबाद से रिलेटेड चीजें और हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा इसकी चीजों को। तो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करेंगे 1857 की क्रांति को फोकस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट उसका आएगा। बीच का नवीन राज्यों का उदय, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, घर से ही स्टडी करें, घर से बाहर प्लीज न निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।